दोस्तों, आज मैं आपको आचार्य चाणक्य के बारे में बताऊंगा। भारत एक प्राचीन गौरवमय देश है जिसे सदियों तक विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है। ज्ञान का सूर्य भी पूर्व से ही उदय हुआ था। अर्नेस्ट बार्कर का यह आरोप सही नहीं है कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि है और प्राचीन भारत ने विश्व को केवल आध्यात्म दर्शन दिया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज ने इस मत का पूर्णतया खंडन कर दिया। इसने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में ही नहीं अपितु समाज दर्शन में भी किसी प्रकार से पीछे नहीं था। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में चाणक्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। वस्तुतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के इतने अधिक महत्व के 4 कारण हैं। पहला, कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यावहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता है। दूसरा, प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। तीसरा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषयक सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह है तथा सार है। चौथा, कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, जैसा कि उसके पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं जाना था। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा शासन कला के सिद्धांत अस्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्रित कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया है। इस दृष्टि से कौटिल्य अर्थात चाणक्य को शासन कला तथा कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। भारत के महानतम कूटनीतिक चाणक्य के जीवन के संबंध में प्रामाणिक सामग्री का बड़ा शोचनीय अभाव है। उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के समान ही उनके नाम भी अनेक रहे हैं, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध हैं: विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि उनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसीलिए उन्हें चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान जगत में उन्हें विधित जगत में कौटिल्य और सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। हिंदी के कवि तुलसीदास और सूरदास की तरह इनके जन्म स्थान के संबंध में भी बड़ा मतभेद है। बौद्ध ग्रंथ उनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं, तो जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य का श्रवणबेली गोल प्रदेश है। इसके अलावा कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान नेपाल का तराई क्षेत्र मानते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था। इनका अंतिम शासक महापद नंद था। एक कथा इस प्रकार है कि इनके प्रधानमंत्री सकटार इससे नाराज थे। राजा के एक दिन कुछ ब्राह्मण निमंत्रित करने का कार्य सकटार को सौंपा। सकटार ने एक दिन इस काले सिखाधारी चाणक्य को पैरों में चुभ जाने पर कांस नामक घास को मट्ठा डालकर समूल नष्ट करते देखा था। अतः वह कौटिल्य को निमंत्रण दे आया और उन्हें सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापद नंद ने उन्हें अपमानित किया
तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर प्रण किया था कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर लूंगा, शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य एक सच्चे ब्राह्मण थे और तत्कालीन समय के परंपराओं के अनुसार उनका उद्यम अध्यापन कार्य था। शास्त्र तथा शस्त्र के ज्ञाता एवं शिक्षक के रूप में उन्हें अत्यधिक ख्याति प्राप्त थी और उनके समय में कदाचित ही कोई ऐसा शासक या मंत्री रहा होगा जो इस महानतम आचार्य का शिष्य ना रहा हो अथवा उनके व्यक्तित्व और नीति से प्रभावित ना हुआ हो। एक आदर्श अध्यापक के नाते वह स्वयं को व्यवहारिक राजनीति से अलग रखना चाहते थे, किंतु अनिच्छा होते हुए भी परिस्थितियों के दबाव में वह भारत की संपूर्ण राजनीति का केंद्र बन गए। उस समय यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को पदाक्रांत कर डाला था। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे प्रभुता संपन्न राज्यों में विभक्त था, जिनमें संगठन का नितांत अभाव था और जो परस्पर संघर्ष और कलह में लिप्त थे। भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब भारत के अनेक नरेशों ने अपने ही देशवासियों को हराने में सिकंदर की सहायता की थी। इस घटना चक्र से कौटिल्य को अत्यधिक आघात पहुंचा और इस दुर्दशा से मुक्ति के लिए उन्होंने हिमालय तथा समुद्र के बीच इस संपूर्ण आर्य भूमि को एक शासन सूत्र में पिरोना आवश्यक समझा। अपने इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का विनाश कराकर महान अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विचारों का प्रकाशन करते हुए सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से ही सम्राट बने थे और चाणक्य न केवल मौर्य साम्राज्य का महामंत्री वरन सभी कुछ थे, किंतु इतना होने पर भी वो एक आदर्श ब्राह्मण की भांति एक आदर्श को ग्रहण कर वितराग तपस्वी ही बने रहे। मौर्य साम्राज्य के महामंत्री की कुटिया के वैभव का चित्रण विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में इन शब्दों में किया है। कुटिया के एक ओर गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ है। सुखाने के लिए रखी गई लकड़ियों के बोझ से छत दबी जा रही है और इसकी दीवार भी जीर्ण दशा में है। ऐसे थे हमारे चाणक्य। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।